नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अपनों के साथ सुरक्षित हैं, कोरोना से बचे हुए हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद आपको सभी को, बहुत सारा आशीर्वाद, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए साथियों, हाँ जी, तो आज का हमारा सेशन चल रहा है साथियों अफ्रीका की यात्रा पर। और अफ्रीका की यात्रा पर हम चलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही रोचक कहानी है जो आपको अफ्रीका के बारे में सुनानी है। तो कृपया करके अफ्रीका से पहले अफ्रीका की खोज कैसे हुई ये आपको समझना पड़ेगा। और अफ्रीका को कहा क्या जाता है ना? 3 शब्दों के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। किस किस नाम से जाना जाता है? एक जाना जाता है इसको अंध महाद्वीप के नाम से। आज हम इस कॉन्टिनेंट की यात्रा पर हैं। इसे जिस जिस नाम से जाना जाता है वो सब समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, एक कहा जाता है अंध महाद्वीप के नाम से, है ना, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, नंबर 1। दूसरा, मानव सभ्यता का पालना कहलाता है। मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन सबसे पहले यहीं आई थी, क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब ये डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता है ये आप लोगों को समझना होगा। सभी को बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़िए प्लीज, और फिर आके बाकी बातें बाद में करेंगे, है ना। अच्छा, तो फिर हम इसे डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? मंगल भाई, मुझे सिलेबस आपके पीईटी का नहीं पता है, प्लीज आप मुझे सिलेबस बता दीजिए, क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो डार्क कॉन्टिनेंट जो है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्यों कहा जाता है। तो साथियों, इसकी कहानी कुछ यूं है, थोड़ा सा इतिहास और है इसका, वो भी मैं अक्सर क्लास में विद्यार्थियों को जब पढ़ा रहा होता हूं तब बताता हूं। और ये थोड़ी रोचक कहानी है, और रोचक कहानी को आपको बड़ा इंटरेस्ट लेके सुनना है। और रोचक कहानी कुछ यूं है कि हम जो एशिया वाले थे ना, मतलब अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा गया, तो इसके पीछे सबसे पहला आंसर है कि हालांकि यूरोपियंस ने पूरी दुनिया को खोजा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अर्थात अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो भी यूरोपियंस ने ही इसको खोजा था, साउथ अमेरिका की बात करें तो भी इसी को खोजा था। खोजने का अर्थ ये नहीं है कि ये कहीं किसी प्लेट में दबे पड़े थे और वहां से डिग करके बाहर निकाल लिया कि ये देखो ये क्या पा गए, ऐसा नहीं था, है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो था क्या? तो ये था कि दुनिया के लोगों को, और दुनिया उस समय हुआ करती थी यूरोपियंस को उस समय पहली बार पता चला था कि हमारे अलावा भी कोई है। इससे पहले ये, जैसे हम में से कई लोग जो है वो आज भी कुएं के मेंढक हैं, जिस देश में जन्म लिया, जिस शहर में जन्म लिया, उसी में अपना जीवन अंत करके निकल लेंगे, लगता है वही हमारी दुनिया है। एग्जैक्टली यूरोपियंस को भी लगा करता था। यूरोपियंस ने लेकिन दुनिया को एक्सप्लोर करने की सोची और पता चला कि हमारे अलावा भी दुनिया में कोई है। और उसी खोज में खोजा गया था साथियों ये, उसी खोज में खोजा गया था साउथ अमेरिका, उसी खोज में ऑस्ट्रेलिया, उसी में अफ्रीका, उसी में एशिया। ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे के सारे यूरोपियंस ने ही खोजे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब बड़ा सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताओ, यूरोपियंस ने अमेरिका खोजा कि इंडिया खोजा? मतलब इसकी कहानी किस प्रकार से शुरू होती है? मतलब खोज कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसको आप पहले समझने का प्रयास करें। आदित्य मैसेज लिख करके परेशान हो रहे हैं, कैलाश कुछ पूछ रहे हैं। मैं सभी मेरे प्यारे साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप क्लास के अंत में रुकिएगा, मैं आपके सवाल लेने का प्रयास कर लूंगा, फिलहाल पढ़ लीजिए, है ना। तो साथियों, सवाल ये बनता है कि भाई ऐसा क्या था कि इनके दिमाग में दुनिया खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतने पढ़े लिखे थे क्या ये लोग? मतलब इतने लिटरेट थे क्या कि चलो भाई अब तो कुछ कुछ तूफानी करते हैं? भाई जैसे हम लोग ये मान के चले कि दुनिया में धरती जहां खत्म उसके बाद समुद्र शुरू हो गया, तो फिर क्यों हम बाहर कुछ खोजने जाएं? बड़ा सवाल है। तो देखिए, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और उसी आविष्कार में जन्म हुआ था एशिया, यूरोप, कनाडा, ये इतनी जगह इनका। बोले कैसे? होता क्या था कि सबसे पहली बात ये थी कि ये जो यूरोपियंस थे, इन यूरोपियंस का अगर आप क्लाइमेट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेम्परेट और आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। मतलब यूरोप है कहां पर? टेम्परेट रीजन में है और आर्कटिक रीजन में। तो ऊपर वाला तो अपन ने देख ही लिया, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री वाला हिस्सा आर्कटिक रीजन का हो गया। नीचे वाला जो हिस्सा है ये टेम्परेट वाला हो गया। टेम्परेट से मतलब हुआ कि यहां पर बर्फ खूब है, मतलब यहां पर वो वैसा मौसम नहीं है जैसे अपने यहां पर होता है, वैसा फीलिंग यहां पर कतई भी नहीं है। जीने के लिए यहां पर लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद से मतलब आज आप में से कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा भी भूख लग रही है, जेब में पैसा है तो वो बाहर निकलेगा, कहीं भी जाके कुछ खा के आ जाएगा।
पैसा नहीं भी है तो पेड़ पत्ते खा के काम चला लेगा। मतलब एकदम एडवर्स सिचुएशन भी ले लो तो उसे कहीं ना कोई मतलब फल या कुछ मिल ही जाएगा जिसको वो खा पी के काम चला लेगा। आप कहेंगे कि सर वो तो भीख मांग के भी काम चला लेगा। मुद्दा भीख का नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि नेचर इतनी सपोर्टिव है कि उसे मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं है, नेचर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर वो रेगिस्तान में भी है तो वो बेर खा के काम चला लेगा, है ना, खजूर खा के काम चला लेगा, पाइनएप्पल खा के काम चला लेगा, काम चला लेगा, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसी ही बात यूरोपियंस के साथ थी। इनके साथ मुसीबत ये थी कि यहां पर पूरी लैंड पर बर्फ बिछ जाती थी। जब बर्फ बिछ जाती थी तो आप कहेंगे सर अफ्रीका पढ़ा रहे हो कि यूरोप पढ़ा रहे हो? पढ़ाएंगे अफ्रीका ही, लेकिन आपको ये कहानी बहुत सुननी पड़ेगी क्योंकि इससे थोड़ा प्राउड फील होता है इसको सुनाने में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें क्या होता है साथियों, तो यहां पर ये जो जगह थी, इस जगह पर होता क्या था कि बर्फ जम जाती थी और बर्फ के कारण इन लोगों को अपना भोजन इकट्ठा करके रखना पड़ता था। बिल्कुल आप अगर देखना चाहें तो देखो इससे मिलता जुलता इसी कोऑर्डिनेट पर अपने यहां पर कश्मीर आ जाता है। अगर आप कश्मीर देखें तो कश्मीर में सेम ऐसी ही क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं, आप नोटिस करिए। कश्मीर में लोग क्या करते हैं आपको मालूम होगा ना, वहां पर सीजनल माइग्रेशन होता है। मतलब लोग जो हैं वो सर्दियों में अपना सारा की सारा जो व्यापार है वो लेकर के गर्म जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं, पता होगा आपको, है ना। सर्दियों में मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जितने भी जो कश्मीर की जो इवन जो इनका खुद का संसद है, जो मतलब विधानसभा है, वो तक शिफ्ट होकर के श्रीनगर से चल के कहाँ आ जाती है, जम्मू आ जाती है। यानी कि बर्फ पड़ने के बाद कुछ भी एक्टिविटीज हो नहीं पाती हैं। इस स्थिति में लोगों को अपने लिए भोजन भविष्य के हिसाब से सुरक्षित रखना पड़ता है। आगे बात समझ में, भविष्य के हिसाब से भोजन सुरक्षित रखना, चाहे फिर वो कश्मीर वाला इलाका हो, चाहे यूरोप वाला हो, चाहे कनाडा वाला हो, इन सबको अपना भोजन सुरक्षित रखना पड़ता था। इसको दरबार मूव कहते हैं, वो तो कैपिटल रीजन इंडिया में है ना। अच्छा, तो भोजन सुरक्षित कैसे रखते हैं? अब देखिए, हम लोग तो ठहरे वेजिटेरियन इंडियंस, तो हमको तो भोजन सुरक्षित रखने के नाम पर एक ही चीज समझ में आती है, और वो क्या है कि भाई अगर बनाना है तो अचार बना लो, बाद में काम आएगा जब सब्जी नहीं रहेगी। ये लोग हैं नॉन वेजिटेरियन प्रमुखता से। अब नॉन वेजिटेरियन के अंदर चक्कर क्या है कि आपको जानवर अगर खाने हैं तो बर्फ जब खत्म हो जाए, बर्फ जब बैठ जाएगी तो खेत खत्म तो जानवर को खिलाओगे क्या, बड़ी मुसीबत। तो ऐसी स्थिति में, ये बात है आज से बहुत पहले की, 14वीं शताब्दी के आसपास की बात है। तो इनको क्या करना होता था कि अपने लिए जो जानवर होते थे, ये पोल्ट्री फार्म या जो भी चीजों के माध्यम से जानवर पैदा करते थे, उन जानवरों को मीट में कन्वर्ट करके सुरक्षित रख लिया करते थे डीप फ्रीजर्स में, क्योंकि बर्फ में चीजें खराब नहीं होती, ये आपको भी पता है। आपको पता है कि बर्फ में तो आज कोरोना के काल में डेड बॉडी भी डाल के रख दो, खराब नहीं होती है, और बहुत सारी चीजें आपने देखी भी होंगी। तो बर्फ में चीजें खराब नहीं होती हैं, है ना, इतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो बर्फ के अंदर रखी हुई चीजें सामान्यतः खराब नहीं होती, और अगर खराब होने से बचाना है, उसके अंदर अगर आपको हाइजीन भी क्रिएट करके रखना है और उसके अंदर खाने लायक उसको बचा के रखना है, तो उसमें मसाले मिला दो। बस यहीं से सारे की सारी जानकारियां समझ में आती हैं। आपने अगर देखा हो तो अपने यहां पर सालों साल, 2-2 साल तक आपने देखा होगा कि इंडिया में अचार रखे रह जाते हैं, चाहे गर्मी में रख लो, चाहे सर्दी में रख लो, कहीं भी रख लो, है ना। घर में सबके अपने नींबू का अचार, आम का अचार, ये सब के अचार घर में रखे होंगे, नहीं तो कहीं से आ रखे होंगे। साल 2-2 साल तो यूं ही चल जाते हैं, अगर खा नहीं रहे हो तो रखे हुए हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, और आप वैसे नींबू को सिंपल लेकर के रख दो, देखो जरा, महीने भर में नींबू खराब हो जाएगा, है ना। महीने भर के अंदर नींबू के अंदर कोई ना कोई फंगस रख जाएगा। आप खुला हुआ नींबू छोड़ दीजिए, जरा नींबू को डब्बे में बंद करके छोड़ दीजिए, महीने भर के अंदर नींबू के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आप साल भर, 2-2 साल तक अचार खराब नहीं होता। इसका मतलब यह है कि हमारे मसालों में ताकत है। हाँ, कि अगर साइंटिफिक रूप से बात करो तो साइंस का अगर अलग रीजन है, वो कहती है ऑस्मोसिस हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो चीजें सुरक्षित रह जाएंगी, हम वो अलग बात करेंगे। तो मसाले जो है ना, वो हाइजीन के साथ साथ एक प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये तमाम चीजों में काम आते हैं। तो हमारे इंडियन ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, आपको मालूम होगा, इसीलिए इंडिया ने जब विदेशों से धन उगाने का वर्तमान में समय शुरू किया कि भाई विदेशों से अगर करेंसी उगानी है, तो हमने अपने बॉन्ड का नाम भी मसाला बॉन्ड रखा। अब इसको रिलेट कर लीजिए इकोनॉमिक्स से, सुना होगा आप लोगों ने, हमारी रिकॉग्निशन दुनिया में मसालों के मामले में है। केरल ही नहीं, इंडियंस जो हैं जब विदेशों से धन इकट्ठा करते हैं, विदेश इंडियन करेंसी में करते हैं, विदेश इंडियन करेंसी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मसाला बॉन्ड के माध्यम से करना होगा। आ गई बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में भाई सभी से जो भी बैच की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, निवेदन है क्लास के अंत में सारी जानकारी दे दूंगा, प्लीज इसे पढ़ लीजिए अभी, है ना।
तो इसका मतलब मसाला शब्द ऐसा है जो इंडिया के लिए जाना जाता है। अगर कहीं पर मान लीजिए आप विदेशों में जाएंगे तो विदेशों में इंडियन कुजिन यानी कि भारतीय व्यंजन अगर खाना है, इसका मतलब है तीखा मसालेदार भोजन खाना है तो इंडियन कुजिन खाओ। हमारी पहचान ही यही है ना। अच्छा, तो अब ये तो हो गई भूमिका। अब इस भूमिका में अफ्रीका कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो रीजन ये है साथियों कि हम लोग जो थे अपना यहां से मसाले लेकर के व्यापार करने जाते थे यूरोपियंस को बेचने के लिए। कहां जाते थे? यूरोपियंस को। और यूरोप जानने का रूट कहां से होता था, अब जरा वो भी देख लीजिए। मैं हर बैच में ये कहानी सुनाता हूं और आपको भी पता होनी चाहिए, इससे थोड़ा प्राउड सी फीलिंग आती है। हम यूरोप जाते थे और हम यूरोप निकलने के लिए ये हिंदू कुश की पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए अफगानिस्तान से होते हुए फिर तुर्की, और तुर्की के अंदर यदि ये जगह आपको दिखाई दे रही है तो ये है वर्तमान में जहां इस्तांबुल है। इस इस्तांबुल को हम क्रॉस करके फिर ग्रीस में यानी यूनान में एंट्री करते थे, फिर पूरा यूरोप हमारा। हम आराम से बढ़िया व्यापार करते थे, है ना। हर चीज का ओरिजिन इसी ट्रेड रूट पे टिका हुआ है। इसी ट्रेड रूट पे पूरी दुनिया का व्यापार टिका हुआ है। सारी चीजें कहानी यानी इतिहास को बनता देखोगे आज आप, बड़ा मजा आ जाएगा। मतलब आप 10-15 मिनट कहानी सुनिए, मजा आएगा। अच्छा, तो अब यहां पर से ये वाला जो देश था, अच्छा हम अपनी तमाम तारीफें कर लें, लेकिन हम अपनी तारीफें करते समय ये ना भूलें कि चाइना भी कुछ कम नहीं था। मतलब ये ना सोचे कि हम चाइना को अंडर एस्टिमेट कर लें। चाइना भी बहुत ही पावरफुल उस समय भी हुआ करता था। रीजन, चाइना में उन दिनों बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था रेशम का, सिल्क का। और ये जो सिल्क पैदा करते थे, देखिए यूरोपियंस को हमेशा हाई लाइफ स्टाइल पसंद थी। सिल्क की भी खासियत होती है। सिल्क देखने में, इंडियन जो सिल्क होता था, आज भी आपने देखा होगा, सिल्क के बारे में कहते हैं कि अंगूठी से पार हो सकता है इतना बड़ा सिल्क। मतलब सिल्क की मतलब इस प्रकार से चीजें दिखाते हैं, है ना। अच्छा, इंडिया में भी सिल्क पैदा होता था जो आज भी होता है। मशरूम, ये जो अपने शहतूत करके एक पौधा आता है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, एक फल है, उसके ऊपर सिल्क के मतलब कीट को पैदा किया जाता है। तो होता यह था कि इंडियन व्यापारी, व्यापार करना हम इंडियन ही जानते थे। जैसे आज भी आप देखिए, मारवाड़ी दुनिया भर में व्यापार कर रहे हैं, बंगाली दुनिया भर में, असमी दुनिया भर में। हम लोग ट्रेडर्स हैं, मतलब कन्वेंशनली इंडियंस आर ट्रेडर्स, है ना। मतलब हमारे यहाँ पे तो जो माइग्रेटिंग जो जनजातियां हैं वो तक व्यापार कर रही हैं, है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि यहां से सिल्क परचेज करते थे अपन लोग। कहां से? चाइना से। और इंडियन ट्रेडर इस सिल्क को लेकर के, उस समय तो पाकिस्तान भी अपना ही हुआ करता था, है ना, इस पूरे रास्ते से निकल के हम सीधे एंट्री करते थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से फिर हम रूट को लेकर के आगे निकलते थे और फिर हम पहुंचते थे अफगानिस्तान के बाद में ये ईरान वाले ऊपर से निकलते हुए टर्की में, और टर्की वाले रास्ते से निकल करके हम सीधे पहुंचते थे कुस्तुनतुनिया। इस जगह पर, उस जगह एक जगह हुआ करती थी जिसे कहते थे कॉन्स्टेनोपोलिस, कुस्तुनतुनिया। ये जो आज आप इस्तांबुल देखते हैं, यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसे आप इस तरह से देखें। ये जगह जो है ना, आपको मैप तो मैंने पढ़ा ही दिया है। ये ब्लैक सी था, ये मरमरा सी था, इनके बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट, इस जगह हुआ करता था कुस्तुनतुनिया, जहां आज इस्तांबुल है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। अच्छा, तो आप ये समझिए कि टर्की के पास, जैसे आज के जमाने में इजिप्ट के पास स्वेज कैनाल है, जैसे आज के जमाने में मोरक्को और स्पेन के पास में वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जैसे आज के जमाने में यहां पर मलक्का स्ट्रेट है, जैसे आज के जमाने में यहां पनामा कैनाल है, ऐसे उस समय पर मेरे प्यारे साथियों ट्रेड रूट सबसे बड़ा हुआ करता था ये वाला कुस्तुनतुनिया। तो जो भी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस सवाल को बहुत पढ़ते हैं कि आधुनिक विश्व के निर्माण में कुस्तुनतुनिया के पतन का बहुत योगदान है। यह सवाल बहुत बार वर्ल्ड ज्योग्राफी वालों का फेमस सवाल है कि आधुनिक मतलब इतिहास के निर्माण में कुस्तुनतुनिया के पतन का, द डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेनोपोलिस, कुस्तुनतुनिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेनोपोलिस, ठीक है, तो उसका योगदान बहुत है। तो फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट है तो वो तो खैर कनेक्ट हो जाती है ना। तो ये वाली जो जगह थी ये बड़ी फेमस थी, अच्छी बात है। फिर आप पूछेंगे सर मैप से देख करके लग रहा है कि यहां से जाने की क्या जरूरत है, तो हमने कहा आप बताओ कौन सा रूट लें। सर ऊपर से चले जाओ यों करके, और आप ऊपर से चले जाओ ब्लैक सी, ब्लैक सी से ऊपर जाकर के अजोव सी, अजोव सी से ऊपर रशिया वाला जो हिस्सा है यहां से एंट्री कर दो। सोच तो आप सही रहे हो, लेकिन दो कारण हैं। पहला कारण,
हम इंडियंस जो है ना वो एकदम सीध लेके निकलते थे, सीधा रूट। सीधा रूट बोले तो जैसा हमारे यहाँ का एनवायरमेंट है हम ऐसे ही एनवायरमेंट में चल पाएंगे। तो हम लोगों को टर्की जो है ना ये बिल्कुल अपने ही कोऑर्डिनेट्स पर नजर आता था, यानी हमें यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। ठीक है, मौसम परेशान नहीं करता था, हमारा अपना जैसा मौसम लगता था और हम निकल जाते थे। अच्छा, जिन्होंने बुद्ध, और मैं इसका थोड़ा आपको और बड़ा प्रमाण देता हूं, प्रमाण क्या है वो भी सुनिएगा। आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना है, देखिए थोड़ा और पीछे लेके चलता हूं, इंडिया का मैं आपको व्यापारिक इतिहास बताता हूं। आपने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा, तब आपने ये पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर यहां लोथल नामक एक स्थान हुआ करता था, याद है? गुजरात में आज भी है वो। लोथल में हमको अरेबिक मुद्राएं मिली हैं, यहां पर सील्स मिली हैं, जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि इंडिया का व्यापार समुद्री रूट के मामले में यहां से भी होता था। बाद में हमने समुद्र का साथ छोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूं। आपको मालूम है क्या कहते हैं इसको, अजंता एलोरा की केव्स कहां पर हैं? जल्दी बताइए, अजंता एलोरा की केव्स कहां पर हैं? अजंता एलोरा की केव्स महाराष्ट्र में है। तो बेटा ये गुजरात दिख रहा है और ये इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र है। आप पहचानिए। आपको मालूम होगा, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत मतलब हिस्ट्री पढ़ी है तो उनको समझ में आ जाएगा कि अजंता एलोरा की केव में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं चैत्या और विहारा। सुना है? चैत्या और विहारा नामक संरचना का नाम सुना हो तो थम्स अप करिएगा। इसमें होता क्या था? विहारा आज के समय में जिसे आप धर्मशाला कह सकते हैं, जहां पर लोग जाकर के विश्राम किया करते थे। असल में ये चैत्या और विहारा कल्चर ही इसलिए आया था, रास्ते में एक प्रकार के मिडवे हुआ करते थे, ये पहाड़ों के अंदर बना करके केव्स में जाकर के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो जाकर के इनमें आराम किया करते थे। बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क इनमें आराम किया करते थे। रेस्टिंग प्लेस था ये, क्योंकि रूट में पड़ता था, हम यहीं से जाते थे। देखिए ये पूरा की पूरा, जिस बिहार को आज आप सोचते हैं कि तरक्की के मामले में पीछे है, एक समय भारत का संपूर्ण केंद्र ही बिहार था। पाटलिपुत्र मतलब आज के जमाने का मुंबई, उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था, है ना? अवध डायनेस्टी, ये पाटलिपुत्र, ये बहुत ही फेमस जगह रही है। यहां से सादा सादा रूट ये यूं पकड़ते थे, लोथल आते थे और लोथल से ट्रेड कर देते थे। यानी ट्रेड हमारा अरब वर्ल्ड के साथ रहा है, ऑलरेडी रहा है। इंडियंस ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, इंडियंस ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बन गए थे, हम बड़े व्यापारी हुआ करते थे। हम बड़े व्यापारी इतने थे कि लोग हमसे मतलब हम जैसा बनना चाहते थे। ये जो आज का व्याख्यान है आपको बहुत ही मोटिवेशन देने वाला है। तो होता क्या था? हाँ बिल्कुल, मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो होता क्या था साथियों, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम लोग जब इस रूट को पकड़ के निकलते थे तो हम यूरोप के लिए ये रूट पकड़ के निकलते थे। और हुआ क्या कि इस रूट के ऊपर, अब देखना, कॉमन सेंस लगाना, जहां से व्यापारी निकलेगा और वहां के लोग आसपास के अगर गरीब रहेंगे तो मेरे प्यारे साथियों वो व्यापारियों को लूटने का प्रयास करेंगे, है ना? देखिए यहीं से सारी की सारी बातें निकल के आती हैं। जब, हाँ, तो जो रूट था वो तो बन गया सिल्क रूट, क्योंकि इससे सिल्क का आवागमन हुआ करता था। आ गई बात समझ में? और इस रूट के ऊपर लुटेरे बैठते थे, और वो जो लुटेरे बैठते थे वो थे अफगानिस्तान वाले। वो आज भी लुटेरे हैं, वो आज भी लुटेरे हैं। जैसे देखो, आज हम समुद्र के थ्रू व्यापार करते हैं तो ये समुद्री लुटेरे हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आज भी हैं। मतलब ऑपरेशन अपहरण भारत के द्वारा लास्ट 2020 में ही चलाया गया है, मतलब रिसेंट वाला बता रहा हूं। आ रही बात समझ में? मतलब आज भी रास्ते में चलते हैं। तो जिनको आप कहते हैं ना, फिल्म देखते हैं अपन, वो कौन सी है यार, वो फिल्म भूल गया मैं, पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस अपन देखते हैं, वो तो यहाँ की देखते हैं अपन फिल्म। लेकिन आज भी पायरेट्स अवेलेबल हैं और समुद्र पर हर दिन हमले होते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। मछुआरे की भेष में आते हैं, और इसी कारण से तो इटालियन नाविकों ने केरला के 2 लोगों को गोली मार दी थी। इटालियन नाविकों ने केरला के 2 लोगों को गोली क्यों मारी थी? वो इटालियन नेवी वाला केस नहीं चला था क्या? क्योंकि जहाज पर रहने वाले जो सेलर्स होते हैं वो आराम से गोली मारते हैं कि लुटेरे हैं, मारो इनको। तो एग्जैक्टली ऐसे ही यहां से हुआ करता था। अफगानिस्तान से ट्रेड रूट होने के कारण हमको लुटेरे लूटा करते थे। और यही कारण था साथियों, इतना पुराना रूट था, हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण क्यों हुए? भाई अंग्रेज तो हमारे यहाँ व्यापारी बन के आए थे, लेकिन हमारे ऊपर जो इतने सारे तुर्क
टर्कियों के आक्रमण क्यों हुए? कई बार आपने सोचा होगा ना, भारत में तुर्क आक्रमण हुए, तो भाई भारत में तुर्क आक्रमण क्यों हुए हैं? अफगानियों के आक्रमण हुए, टर्की एवेजन क्यों हुए? क्यों? मंगोलों के आक्रमण चलो खैर एक आधी रेयर हैं, लेकिन टर्कियों के बहुत, क्योंकि इनको पता था हम बहुत पैसे वाले हैं। ये बैठ करके पूरे टाइम यही स्कीम लगाते थे, यार ये इतना पैसा कमा के कहां लेके जाएंगे इंडिया, तो चलो यार इनके पास चल के पैसा कमाएंगे, इनके पास से लूट के लाएंगे। तो ये जितने भी मंगोल मुगल वगैरह जितने भी थे, टर्की जितने भी थे, ये सब इसीलिए तो आए। ये लुटेरे थे, गरीब थे, ये लोग, गरीब ही लूटने जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बेचारे गरीब लोग जो थे, ये इंडियंस को लूटते थे रास्ते में, फिर यहां पर लूटते थे। उसके बावजूद भी हम लोग जो हैं, ये पूरे टाइम पर इतना व्यापार करते थे कि दुनिया को लगता था कि इंडिया मतलब सोने की चिड़िया। अफगानिस्तान उस समय भारत का हिस्सा वैसा नहीं था। आ गई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। तो साथियों, इन मतलब लुटेरों को धीरे धीरे ये समझ में आया कि यार अगर ऐसे काम चलता रहा तब तो इंडिया एक दिन बहुत मालदार हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इनको देखते हैं कि ये लोग जो है कौन से रास्ते से जाते हैं। बार बार ये रास्ता बचा बचू के निकल लेते हैं, टैक्स वैक्स देके निकल लेते हैं। इनसे एक काम करते हैं, इनको ना एनी हाउ इस वाले रास्ते से निकलना होता है। कौन से वाले रास्ते से? कॉन्स्टेनोपोलिस, दैट इज कुस्तुनतुनिया से। बोले अच्छा, तो एक काम करो, इस कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दो, अटैक कर दो। ठीक है, 15वीं शताब्दी की शुरुआत में इस कॉन्स्टेनोपोलिस पर ऑटोमन एम्पायर के द्वारा अटैक कर दिया गया और इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। यानी कि कभी भी यूरोप के ऊपर ऑटोमन एम्पायर हावी नहीं हुआ, बस कुस्तुनतुनिया को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और अब ये सोचने लगे कि बेटा अब सही है, अगर ऑटोमन एम्पायर जो सामने की तरफ था, रोमन एम्पायर जो ग्रीस एम्पायर था, यूनानी समुदाय, उसके साथ युद्ध किया और बोले अब इसको पकड़ के बैठ जाओ। हाँ, मतलब ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है, मतलब मध्याह्न से लेकर उत्तरार्ध की, कि भाई इसको लेकर के बैठ जाओ। अब अगर ऐसा कर लेंगे तो भैया हम लोग प्रॉपर तरीके से यहां पर क्या कर लेंगे, आराम से कब्जा कर लेंगे और बढ़िया पैसा कमाएंगे। अब यहां पर साथियों ये जो चीज चल रही थी, क्या यूरोपियंस ये तो भूखे मर गए, ये तो भूखे मर गए। ये भूखे क्यों मर गए? बोले भाई एक बात बताओ। हाँ, 1453 में, हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये भूखे मर गए कि बोले भाई यहां से अब हमारे पास मसाले आएंगे नहीं, ओढ़ेंगे क्या, खाएंगे क्या। तो भाई ये जो सबसे एंड में बैठा था, इन्होंने तो फिर भी चलो जैक जुगाड़ से कुछ कमा लिया, इसलिए सबसे कम हमारे पास इटालियन इन्वेडर आए, यूनान वाले तो आए ही नहीं, है ना। ये जो सबसे पीछे की तरफ बैठे थे लाइन में, बोले भाई साहब यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ पे ना मसाले आ रहे ना कुछ आ रहे। तो एकदम कोनू पे यहाँ पे बैठा हुआ देश है पुर्तगाल, उसने कहा भाई मैं चला क्योंकि मैं बिना खाए कैसे रह लूंगा। तो देखो एकदम हर चीज के पीछे लॉजिक है। बोले अच्छा तू कहां जा रहा है भाई? बोले हम पूरा इंडिया को ढूंढने जा रहे हैं। और कहां जाओगे भाई साहब घूमने के लिए? बोले इंडिया जो धरती गोल है और सामने समुद्र है, समुद्र में तैरेंगे और सीधा इंडिया पहुंच जाएंगे, क्योंकि धरती गोल है, हम इधर से पहुंच जाएंगे, इनसे मिलना ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो जब कोलंबस निकला तो ये सोच के निकला कि धरती गोल है और यों निकलो और निकल करके इंडिया पहुंच जाओ। तो इंडिया की खोज में कोलंबस निकला था, इसी कारण से उसने अमेरिका को इंडिया नाम दिया और यहां के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया। तो जो आप इंडीज सुनते हैं या फिर इंडियंस सुनते हैं, रेड इंडियंस जो आज भी अमेरिका के मूल निवासी हैं, उनको इसी खोज में, इंडिया की खोज में। तो इंडिया का इतिहास बहुत ही जबरदस्त है। आ गई बात समझ में? तो नेटिव अमेरिकन आज भी रेड इंडियंस कहलाते हैं। बोले ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं, इंडिया जैसे। अच्छा, फिर समझ में आया कि यार ये तो हम कोई नया ही कॉन्टिनेंट खोज दिए, हम तो कोई नया ही कॉन्टिनेंट खोज दिए, ये तो वो है ही नहीं। इनने जाकर के मांगा यहाँ पे जाओ भाई, लाओ थोड़ा मसाला ले आओ। तो बोलो हर जुमा केसरी, इनने जिंगा लाला कर दिया। बोले नहीं साहब कुछ नहीं है हमारे पास। तो बोले अच्छा ये तो गलत जगह आ गए। गलत जगह आ गए तो फिर इनने कहा दूसरा रूट लेना पड़ेगा, अब हम लोग गलत पड़ गए हैं क्योंकि इधर तो दूसरा कॉन्टिनेंट है, अब हमको निकलना पड़ेगा। इसी खोज में साहब ये यों रूट पकड़ के निकलने लगे, यहां पहुंच गए अफ्रीका में। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में पहले नहीं पहुंचे थे, ये लोग पहुंचे थे 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी का मतलब ये सारी कहानी 1400 से लेकर के 1500 के बीच की चल रही है। इसी बीच में कोलंबस यहां पहुंच गया, इसी बीच में ये लोग इंडिया की खोज में इधर आने लग गए। जब इधर आए तो अफ्रीका में जैसे ही यहां गए, यहां पर सहारा रेगिस्तान,
भाई साहब झुलस गए। अंग्रेजों ने एकदम सर्दी देखी थी हमेशा, गर्मी जैसे देखी, वो बोले ये माय गॉड ये भी एक मौसम होता है, खराब स्थिति हो गई। बोले भाई यहां पे नहीं जाएंगे अपन, ये तो एकदम अंधा मामला है। बोले फिर क्या करें? बोले चलो थोड़ा नीचे से एंट्री करेंगे, क्योंकि भाई इंडिया जाना है, ये तो पता चल गया कि ये इंडिया नहीं है। फिर साहब ये लोग यहां से निकलते, सामान्यतः सारे लोग यहीं से, स्पेन इंग्लैंड विंग्लैंड यहीं से आ रहे थे, है ना। कौन आ रहा था ये आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, मैं तो केवल आपको यूरोपियन नाम से बता रहा हूं कि यूरोपियंस आ रहे थे। फिर ये लोग निकल करके यूं आए, बोले यहां सही लग रहा है थोड़ा मामला, ये बिल्कुल इंडिया जैसी फीलिंग दे रहा है ये वाला क्षेत्र। क्यों? क्योंकि देखिए ये होता है ना कि मतलब वही वाली बात है, ये प्यास है बड़ी, इनको भाई जबरदस्त तरीके की भूख लगी थी, तो प्यास से बड़ी चीज थी भूख, उसकी खोज में ये लोग यहां पहुंचे। यहां पहुंचे तो इनको भाई ये इक्वेटर वाला क्षेत्र दिख गया, कांगो वाला, यहां एंट्री किए। यहां जो घुसा वो वापस ही नहीं आया, गुइनिया से एंट्री की है, कोई घुसा जो वापस ही नहीं आया। बोले क्यों? भाई यहां इनके मलेरिया हो गया। ये बेचारे लोग वो थे जिन्होंने कभी मच्छर नहीं देखे, वो मलेरिया में मर गए। क्यों? क्योंकि इतने प्रकार की बीमारियां कोंगो के अंदर एनी डे रहती थी, और यहां पर अफ्रीकन नेटिव लोग पाए जाते थे, जिन्हें देख करके ये खराब हालत पहुंच गए कि यार ये क्या है, जो घुसा उसका जिंगल आला है ना। क्योंकि ये पूरी तरह से उस समय भी इसी तरह की कंडीशंस थी, ये हालत खराब हो गई। इनने कहा यहां घुसने की गुस्ताखी हम नहीं करेंगे। एंट्री होती रही, बहुत सारे लोग जाते रहे, लेकिन अब ये थक हार करके बोल दिए यहां नहीं जाना। अच्छा, तो ये रहा अंध महाद्वीप, जिसमें सबने जाने का रूट काट दिया कि बोले नहीं जाएंगे। फिर पुर्तगाली आए वास्को मामा, इनने कहा कि देखिए बात ऐसी है साहब, नहीं जाएंगे लेकिन खाएंगे क्या, भूख बड़ी चीज है। तो बेचारे ये भी गरीब लोग जो हैं, ये भूख की तलाश में मांगने के लिए निकलते गए, तो बोले इस अफ्रीका को क्रॉस करना ही पड़ेगा, और जब अफ्रीका को क्रॉस करेंगे तभी जाकर के हमें शायद इंडिया की पहचान मिलेगी। बोले चलिए, तो साहब ये अफ्रीका को क्रॉस करने के लिए निकलते गए। ये जैसे ही एंड दिखा, बोले अब कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है। कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है, तो उस समय इन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी, इसीलिए इसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। अफ्रीका का ये हिस्सा क्या कहलाता है? केप ऑफ गुड होप। बोले यार अब जाकर के लग रहा है कॉन्टिनेंट खत्म हो गया है, अब दूसरे ओशियन में एंट्री हो रही है। तो वास्को मामा हमारे जो चल दिए इंडिया की पहुंच में कि चलो अब नेविगेशन तो हमारे पास है ही, वो सूर्य की स्पीड से और उन सब से नेविगेट करते 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 और अल्टीमेटली इंडिया आ गए केरल में। कहां आके पहुंचा वास्को डिगामा? कालीकट में। कब आकर के पहुंचा भैया? 1498 में। ये देखिए सब, मतलब उसको बिलीव नहीं हुआ कि मैं यहां पर, देखिए ये वास्तविकता में आए क्या लेने थे? मसाले। और जहां आके पहुंचा वो तो जगह ही मसालों की लैंड है, यानी कि वो तो मतलब एक प्रकार से ये है कि एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। देखो आज ये सुनने में आपको कहानी मुश्किल से 10-15 मिनट की लग रही है, लेकिन एक बार के लिए मैं ये कहता हूं कि वास्को डिगामा को यूं समझो कि उसमें कितनी जबरदस्त विल पावर होगी। आप जरा सोच के देखो, है कितनी जबरदस्त विल पावर होगी उस व्यक्ति के अंदर, जो कितनी मतलब ये सोच करके कि भाई मर रहा तो है ही, जिंदा है तो चलो खोज लेते हैं। इस खोज में वो इतने दूर निकल गया, आप सोच के देखिए। तो वो पूरा अफ्रीका क्रॉस किया, उसको ये नहीं पता था अफ्रीका कितना लंबा है, कैसा माहौल आएगा, क्या होगा। यार अपने जैसे लोग ना जब परीक्षा नजदीक आने लगती है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अपन लोग जब परीक्षा नजदीक आने लगती है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसने सोचा, ये तो सोच सकता था ना कि यार ये तो कभी कॉन्टिनेंट खत्म ही नहीं होगा। आप सोच के देखिए। तो भाई इसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और ये इस उम्मीद में कहां पहुंच गया? इंडिया पहुंच गया। और जब ये इंडिया पहुंचा तो इसने यहां पर बढ़िया से रह के बढ़िया मसाले वसाले खाए, और यहां से उठा करके मेरे प्यारे साथियों ये बढ़िया सा मसाले लेकर के चला गया। कहते हैं कि जब ये यहां से जो मसाले लेकर के गया, और जब इसने वापस इसी रूट से पहुंच करके यहां पर जब ये मसाले बेचे, तो कहते हैं सारा खर्चा हटाने के बाद, सारे इन्वेस्टमेंट के बाद इसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। इसकी तो लॉटरी लग गई। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको चाइना का माल लाके चिपकाता हूं, आज चाइनीज माल इंडिया में क्यों इतना ज्यादा बिकता है? इंडिया चाइना से फोन आया 5,000 में, आपको बेच दिया 10,000 में, नेट 5,000 का प्रॉफिट। तभी तो हर आदमी चाइना का माल चिपका रहा है आपके। हर आदमी चाइना का माल क्यों चिपका रहा है? सस्ते में आ रहा है, महंगे में बिक रहा है, और आप खरीद रहे हो।
तो ऐसी स्थिति में जरा सोच के देखो कि इस व्यक्ति के कारण जो इतना लाभ इसने कमाया 60 गुना, यानी कि 5,000 का माल भाई साहब 3 लाख में बेच रहा है भाई। ये मेहनत का फल था। और जैसे ही ये रूट पता चला, ओहो, यहां तो बकायदा सब सूटेड बूटेड होकर कंपनियां बनने निकल पड़ी कि चलो अब हम अपनी कंपनियां निकल पड़ेंगे, कंपनी बनाएंगे, वहां जाकर के वहां से सामान का व्यापार करेंगे। और यही तो हुआ। ये लोग जब अंग्रेज यहां आए या कोई भी यूरोपियन आए, इन सब ने केवल सी के तट पर ही वो मांगे अपने ठिकाने के। साहब हमको समुद्र के किनारे बैठने की इजाजत दे दो, हम समुद्र के किनारे बैठ जाएंगे, यहां से आप कच्चा माल हमें दे दो। आपको पता है जब अंग्रेजों की आप सूरत स्थित फैक्ट्री की बात करते हो कि इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, ये फैक्ट्री बोलते ही किसको थे? गोदाम को बोलते थे, गोडाउन को। गोडाउन को मतलब कच्चा माल पूरे इंडिया भर से इकट्ठा करो, इस गोडाउन में भरो और धीरे धीरे पानी के जहाज से ले जाओ और पैसे कमाओ। वेयर हाउसेस थे, कोई फैक्ट्री में सामान नहीं बनता था। ये जितने भी लोग आए इंडिया से केवल कच्चा माल लेने ही आए थे। तो हम लोग जो कहते हैं ना कि कच्चा माल जो है वो ले जाते थे अंग्रेज और पका हुआ माल बेचते थे, भाई वो इसलिए बेचते थे क्योंकि पैसा आपके पास बढ़िया था। अब नवाबी, क्योंकि आपने अब तक पैसा देखा ही देखा था खर्च करने की, अब समय बारी आ रही थी। ये लोग इससे भी आगे निकले, ये कच्चा माल ले भी गए और उसको बढ़िया सा रिफाइन करके फिर ले भी आए। अब ये दोनों तरफ से व्यापार करने लगे। वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये टू वे व्यापार करने लगे। अभी तक इंडिया को प्रॉफिट होता था कि भाई सामान खरीद के ले जा रहे हैं, पैसे देके जा रहे हैं। अब ये जो पैसा हमको देके जाते थे, उधर से उसे कुछ और बना के ले आते थे, फिर हमको बेच देते थे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे जापान हमारे साथ करता है। हमारा इस्पात जो है, जो हमारा मतलब आयरन ओर है, वो हमसे ले जाता है और बढ़िया से उसको स्टील में कन्वर्ट करके हमें बेच देता है। माल हमारा, उसको रिफाइन करके वापस हमें बेच दिया। दुनिया में सब जगह यही चल रहा है। तो एग्जैक्टली इसी काम को ये लोग करते थे। तो भाई ये बहुत समझदार लोग थे, लेकिन हाँ, इनकी भूख जो थी उसने इस काम को किया। एक बार थम्स अप करिए अगर ये चीज आपको समझ में आए कि क्या कहानी थी, किस प्रकार से ये पूरी की पूरी कहानी बनी। अक्सर मैं एशिया पढ़ाता हूं, उससे पहले अफ्रीका पढ़ाता हूं, पर पहली बार मैंने एशिया पहले पढ़ा दिया। ठीक है ना? क्लियर है? मजा आ गया? अच्छा, तो अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं अफ्रीका की यात्रा पर। साथियों, अफ्रीका का तो इतिहास ऐसा है कि बिस्मार्क नामक एक नेता हुआ था यहाँ का, जर्मनी का। अफ्रीका बहुत लंबे समय तक अनएक्सप्लोर्ड ही था। अराउंड 1884 या 85, ये एक तथ्य है, आप देख लीजिएगा। बिस्मार्क करके एक व्यक्ति हुआ करता था, उसने तो यूरोप के लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि भाई एक बात सुनो, अफ्रीका का मैप लेकर के आओ। तो भाई साहब ये लोग अफ्रीका का मैप लेके आए। बोले सुनो अब देखो बात ऐसी है, जिसको जो चाहिए बताओ, मैं तुम लोगों के लिए अफ्रीका को बांट रहा हूं। बोले कैसे? बोले आओ। इसने भाई टेबल पर बिछाया मैप और फुट मतलब वो लिए क्या कहते हैं ना उसको, इस प्रकार से कोऑर्डिनेट्स लेकर के इसको बांट दिया। फिर किसी ने कहा कि भाई मतलब स्केल और वो लेकर के पेंसिल से इसने पूरा की पूरा बांट दिया। ठीक है, तो स्केल और पेंसिल लेकर के। हाँ, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर अंग्रेज भारतीयों से बात कैसे करते थे? रजत सिंह, मुंह से। भाई अंग्रेजों की तो आप फीलिंग देख के समझ जाते हो। अंग्रेजों के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह हमको फायदा है कि वो तो बस कुछ भी बोल रहा हो, हमारे यहाँ गूंगा भी अंग्रेजी बोलने लगता है भाई। अंग्रेजों की बात ही अलग है ना? हाँ, यहाँ तो अंग्रेजों को देख के आज भी लोग अंग्रेजों से फोटो खिंचाने के लिए पागल रहते हैं। मतलब हद तो ये है कि उस समय तो भाई साहब उनको घर में बिठाया होगा कि ये मानव कहां से आ गया। बेचारे अंग्रेज गलत नहीं थे ना, वो तो कहते ही थे कि हमको भगवान ने भेजा है, हमको यही मानो। और वो कहते ही थे कि हमारे ऊपर बर्डन है, मतलब पूरी तरह से दुनिया का बर्डन लेके हम जी रहे हैं। व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी कहते थे इसे, कि हमको ईश्वर ने भेजा है, हम तुम्हारे जैसे हैं ही नहीं। मतलब रंग के आधार पर वो पहले से ही सुपीरियरिटी लेके चलते थे। अच्छा, तो अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये सारी की सारी बात जब हम सुन रहे थे, अब ये शगुफ्ता, आपकी आने वाली क्लास भी बहुत अच्छी है, आज मौज कर दिया आपने। हाँ भैया, थैंक यू सो मच, बाद में तारीफ पढ़ लूंगा, एक बार कहानी बीच में अटक जाएगी नहीं तो, है ना? तो ये जो सीन है आपने सुन लिया, ये पूरा जो बांटने का सिलसिला था। आज भी अगर आप मैप देखते हैं तो अफ्रीका का मैप में बहुत सारी जगह ऐसी दिखेंगी आपको। देखिए अफ्रीका का मैप में अगर आपको दिखाऊं तो उसमें और भी बहुत सारी जगह ऐसी दिखेंगी जहां पर लगता है कि यार इतनी सीधी सीमा रेखा कौन खींच सकता है। ये देखिए, इतनी सीधी सीमा रेखा कौन खींच सकता है? आप नोटिस करिए, एकदम स्ट्रेट लाइंस, मतलब किसी को यह भी नहीं पता है। आपने देख करके आश्चर्य किया होगा, कई जगह पानी को बीच में से काट रखा है यूं करके, क्यों? पता ही नहीं है किसी को, बस बांट दो। फिर किसी ने कहा कि भाई मतलब
मैं यहां पर ऑलरेडी गया हुआ हूं, तो बस बता तू कहां तक चाहता है, बोले मैं यहां तक गया हूं, बोले चल तेरे को ये जगह मिल जाएगी, बिल्कुल इस प्रकार से। तो क्षेत्र का बंटवारा, विशेष रूप से सहारा का बंटवारा तो ऐसे ही किया था इन लोगों ने कि भाई लाओ इसको बीच में से बांट देते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अफ्रीका जब आपको समझ में आता है, तो अब एक चीज अफ्रीका के बारे में और जानते हैं, और वो क्या है बेटा, जो अफ्रीका है ना, ये ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसमें से धरती को हमने जो बांटने के लिए रेखाएं खींच रखी हैं, जिन्हें आप लोग एक कहते हैं ट्रॉपिक, सॉरी इक्वेटर, इसके ऊपर आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों इससे पास होती हैं। ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर से तीनों प्रकार की लैटिट्यूड पास होती हैं। कौन कौन सी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों यहां से पास होती हैं। दूसरी बात, अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जिसके पास में 0 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलते हैं। अर्थात यहां पर देखें, यहां से ये तो आ रहा है लैटिट्यूड जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, और यहां से आ रखी है जीएमटी जिसे आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, प्राइम मेरिडियन जिसे आप कहते हैं। ये दोनों यहीं पर मिलती हैं और उस जगह का नाम गल्फ ऑफ गुइनिया है। तो गल्फ ऑफ गुइनिया वो स्थान है जहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी दोनों चीजें आपस में मिलती हैं। ठीक है, ये तथ्य भी आप लोग अतिरिक्त रूप से जान सकते हैं। अफ्रीका के अंदर अगर मैं और अतिरिक्त बातें आपको बताऊं, तो यहां पर साथियों ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल है। बाकी हम इसके बारे में सिग्निफिकेंट फीचर आपको बहुत सारी बातों का बताएंगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो भी अफ्रीका से होकर ही बहती है। मानव सभ्यता का पालना इसे कहा जाता है। ये माना जाता है कि सबसे पहले मानव सभ्यता का विकास यहीं हुआ था, ये अफ्रीका है। काला काला क्यों कहा, मतलब अंध महाद्वीप क्यों कहा, डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फिलहाल के लिए तो साथियों आज की कहानी सुनकर के ही पूरे जोश में रहिए। फिर अगले लेक्चर में आपको अफ्रीका पूरा डिटेल से, पूरी कंट्री वंट्री के साथ में पूरा क्लासिफिकेशन जोग्राफिकल तरीके से बताया जाएगा। तो आज पूरा मतलब फुल मोटिवेशन में जाइए। हाँ जी सिद्धार्थ, यार तुम्हारी स्टोरी सुनूंगा मैं। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, फिर मिलते हैं। कल टेस्ट देने पहुंच जाना, करंट अफेयर आरएनए का ही टेस्ट लूंगा, पता चलेगा कितना अच्छे से पढ़ाई की है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।